So, very good morning to you all. Welcome to you all. Today, we are taking the fourth part of this chapter, matter in our surrounding. So, आज हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर कल हमने पढ़ा था कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट या कोई भी मैटर है, अगर अपन उसको क्या करें, टेम्परेचर या हीट दे तो उससे क्या होगी, उसकी स्टेट बदल जाएगी। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि क्या प्रेशर से भी किसी मैटर की जो स्टेट है वो बदली जा सकती है। तो वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो मैं इसके लिए आपको बताना चाहूँगा कि आप जैसे कोई 3 सिलेंडर लें, इसी सिलेंडर की मैं सेकंड पोजीशन आपको डिनोट करके दिखा रहा हूँ और दिस इज द थर्ड पोजीशन। तो इसके अंदर आपको एक पिस्टन लेना है, पिस्टन जो इसके ऊपर प्रेशर यानी दाब बनाएगा। ठीक है, दबाव बनाएगा इसमें। ये है एक पिस्टन और इसमें पहले ही आप क्या कर लो, इसमें गैस भर लो। ये गैस है जिसके मॉलिक्यूल्स क्या, सॉरी जिसके तो पार्टिकल्स होंगे वो दूर दूर होंगे। ये हमने कोई भी गैस भर रखी है इसमें। ठीक है, ये कोई सिलेंडर है और इस सिलेंडर के अंदर ये जो पिस्टन है ये इसको प्रेशर यानी इसके ऊपर दाब बनाएगा। ठीक है, तो इसके पार्टिकल्स दूर दूर हैं जैसे आप देख रहे हो। इसी पिस्टन से वापस से हमें और प्रेशर जनरेट करना है। तो जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते जाएंगे नीचे की ओर तो आप पाओगे कि जो गैस के पार्टिकल हैं ये नज़दीक आने लग जाएंगे और आप थर्ड पोजीशन में देखोगे कि गैस जो है वो लिक्विफाई हो गई है, यानी जो गैस है वो लिक्विड स्टेट में आ गई है। जैसे जैसे हम कंप्रेस करेंगे, जैसे जैसे हम उसके ऊपर प्रेशर जनरेट करेंगे, जितना प्रेशर यूज़ करेंगे तो हम पाएंगे कि जो गैस है प्रेशर की वजह से किस चेंज में बदल गई है, लिक्विड में बदल गई, यानी उसकी स्टेट बदल गई है, स्टेट चेंज हो गई है। इसका मतलब ये है कि अगर अपन प्रेशर भी जनरेट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर तो हम पाएंगे कि क्या होगा, किसी मैटर पे यानी गैस पे हमने क्या किया, प्रेशर जनरेट किया तो उससे स्टेट बदल गई। वो गैसेस स्टेट से किस में आ गया, लिक्विड स्टेट में आ गया। जैसे आपने सुना होगा सॉलिड CO2 के बारे में, इसको हम ड्राई आइस भी बोलते हैं। ठीक है, ये ड्राई आइस भी है, CO2 सॉलिड CO2। इसमें क्या किया जाता है, CO2 आप जानते हो अच्छी तरीके से गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, और इस गैस को क्या किया जाता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर से कंप्रेस किया जाता है, हाई प्रेशर से कंप्रेस किया जाता है, दबाया जाता है, इसलिए किसमें, सॉलिड में बदल जाती है, सॉलिड में। इसका यूज़ कूलेंट के लिए किया जाता है, कूलेंट जो AC वगैरह में यूज़ करते हो ऐसे कूलेंट यूज़ किया जाता है। ये जो है जैसे ये आप प्रेशर कम करोगे, भाई प्रेशर इंक्रीज़ किया, अगर हम प्रेशर इंक्रीज़ करते तो हम पाएंगे क्या कि ये जो गैस है ये सॉलिड बन गई। लेकिन अगर अपन प्रेशर डिक्रीज़ करें, प्रेशर को अगर अपन डिक्रीज़ करते हैं तो ये जो सॉलिड है ये डायरेक्टली गैस में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, गैस में। और सॉलिड से गैस में डायरेक्टली किसी भी मैटर के बदलने की
प्रवृत्ति को यानी इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। तो क्या हो गया, सब्लिमेशन क्या है? सब्लिमेशन इज अ प्रोसेस, हम लिखेंगे इसमें अ प्रोसेस इन विच a solid is directly changed into gas without changing in liquid। मतलब बिना लिक्विड में बदले डायरेक्टली किस में बदल जाए, गैस के अंदर बदल जाए, ऐसी प्रोसेस को अपन सब्लिमेशन बोलते हैं। आप सोचोगे भाई गैस में डायरेक्टली बदलने से क्या हुआ, भाई लिक्विड में बदलना ज़रूरी था क्या? तो देखो लिक्विड में जैसे आपने देखा होगा, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हमने कोई बीकर लिया, उसके अंदर आइस क्यूब्स ले लिए यानी बर्फ़ के टुकड़े, इस तरीके से और हमने क्या किया, इन आइस क्यूब्स को हमने हीट प्रोवाइड की बर्नर के द्वारा, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं हम, ये कोई बर्नर है मान लो। तो जैसे ही अपन इसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये जो आइस क्यूब्स हैं ये चेंज होंगे लिक्विड में, और जब हीट और बढ़ा देते हैं हम तो उससे ये बदल जाता है वेपर में, यानी गैस में। कब? जब हमने हीट सो कंटिन्यू हीट दी, तब ये जो लिक्विड था ये किस में बदल गया, वेपर यानी गैस में बदल गया। तो देखो हुआ क्या, एक सॉलिड पहले लिक्विड में बदला, कब? जब हमने हीट दी उसको, फिर लिक्विड से वो किस में बदला, गैस यानी वेपर में बदला। डायरेक्टली सॉलिड से किस में नहीं बदला है, वेपर में नहीं बदला। यानी आप बर्फ़ को या पानी को, जैसे बर्फ़ को आपने उबाला तो उबालने से डायरेक्टली वो किस में नहीं बदलेगी, वेपर में चेंज नहीं होगी। इसका मतलब क्या है कि कुछ एक मैटर ऐसे होते हैं जो किस में बदल जाते हैं, डायरेक्टली सॉलिड से गैस में आते हैं। तो ऐसी जो प्रोसेस होती है सॉलिड से गैस में बदलने की, उसको अपन सब्लिमेशन बोलते हैं, ठीक है। और अगर उल्टा हो, मतलब गैस से सॉलिड में आए, तो इसको अपन डिपोजिशन बोलते हैं, ठीक है। गैस से अगर कहाँ आया जाए, सॉलिड में आया जाए, तो इस प्रकार की प्रोसेस को अपन डिपोजिशन बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद इफेक्ट ऑफ प्रेशर के बाद अपन बात करते हैं इवेपोरेशन की। आपने सुना होगा इस वर्ड को, ये दो वर्ड हैं, हम इन दोनों के बारे में कंपेयर करेंगे कि दोनों में अंतर क्या है, इवेपोरेशन और वेपराइजेशन। दो शब्द हैं ये, देखो कोई, एक तो है इवेपोरेशन और दूसरा होता है वेपोराइजेशन। तो देखो ये जो दोनों चीज़ें हैं ये हमने पढ़ी है कि भाई दोनों में क्या है, लिक्विड से वेपर में कोई भी मैटर बदलता है, ठीक है। लेकिन दोनों में डिफरेंट क्या है, फिर हम दो दो वर्ड क्यों पढ़ रहे हैं, तो उस चीज़ को हम देखेंगे। तो इवेपोरेशन क्या होता है, अ प्रोसेस इन विच लिक्विड change into vapor
एट बिलो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। दिस इज इंपॉर्टेंट वर्ड, एट बिलो बॉइलिंग पॉइंट। ओके, एट बिलो। और इन वेपराइजेशन a process in which liquid मीन्स लिक्विड की में हम बात कर रहे हैं वाटर की, चेंज into vapor, change into vapor at its boiling point। तो आप देखो भाई, ये बॉइलिंग पॉइंट पे वेपर में बदलता है और ये बिलो, मतलब इसमें कोई भी लिक्विड होगा वो बदल जाएगा गैस यानी वेपर में। कोई भी लिक्विड यानी वाटर की बात कर रहे थे हम थोड़ी देर पहले, तो वाटर जो है वो वेपर में बदल जाएगा एट बिलो ऑफ इट्स बीपी। बीपी यानी बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यानी बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर ही ये किस में बदल जाएगा, वेपर में बदल जाएगा। और इस प्रोसेस को हम नाम देंगे इवेपोरेशन, ठीक है। और वेपराइजेशन जो हो गई वो क्या हो गया, इसमें भी वो लिक्विड जो है, लिक्विड वाटर, वो बदल गया वेपर में यानी गैस में बदल गया। कब, एट इट्स बीपी यानी इसके बॉइलिंग पॉइंट पर, और ये बॉइलिंग पॉइंट से कम। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ, एक ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर कोई भी लिक्विड किसमें, गैस में बदलना शुरू हो जाए, ठीक है, वो उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब, जैसे सपोज करो कि 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वाटर बॉईल होने लग जाता है, तो ये 100 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप दोनों में कंपेयर कर सकते हो कि इवेपोरेशन क्या है और वेपराइजेशन क्या है। अब आगे बात करते हैं कि ये हमने पढ़ लिया कि भाई इवेपोरेशन होता क्या है, कि एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, कोई भी लिक्विड किस में बदल जाता है, गैस में बदल जाता है यानी वेपर में बदल जाता है, ठीक है, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ये इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ा सा ध्यान रखना। अब इवेपोरेशन में मैं बात करता हूँ, इसके लिए अगर आपने देखा होगा हमारे डेली रूटीन की घटना बताने जा रहा हूँ आपको मैं, कि आपने किसी भी कंटेनर के अंदर, कंटेनर कोई भी बर्तन लिया आपने, इसमें पानी भर लिया आपने, दिस इज वाटर, एंड यू हैव केप्ट दिस इन ओपन एटमॉस्फेयर। आपने इसको ओपन एटमॉस्फेयर में रख दिया यानी अनकवर्ड रखा आपने इसको, बिना ढके हुए इसको आपने रख दिया। तो आप पाओगे कि ये जो वाटर है धीरे धीरे वेपर में बदल जाएगा, वेपर में बदल जाएगा। यानी धीरे धीरे देखना, सनलाइट से या अन्य फैक्टर की वजह से, जैसे हीट जहाँ से भी इसको मिले, उससे ये क्या होगा, किस में बदल जाएगा, वेपर में बदलने लग जाएगा। तो ये जो क्रिया होगी वो इसके बॉइलिंग पॉइंट से बिलो, बिलो मतलब इसके नीचे, इसके नीचे का मतलब ये हो गया कि उससे कम टेम्परेचर पे ही हो जाएगी, ठीक है। तो ये डेली रूटीन की घटना हम देखते हैं। तो इसके ऊपर बहुत सी क्रियाएं, जैसे अपने मान लो स्वेट आउट है, पसीने आना, ठीक है, हमारी बॉडी पे जो पसीने आते हैं तो उसमें भी क्या होता है, पसीना जो है भाप बन के उड़ जाता है, ठीक है। ये जो स्वेट है ये कहाँ से लेता है एनर्जी, ये हीट लेता है हमारी
बॉडी से, ठीक है। और जैसे ही हीट लेगा उसके बाद क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा वेपर में, ठीक है भाई। उसके बाद अपन बात करते हैं कि इवेपोरेशन को फैक्टर, मतलब कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो उसके ऊपर प्रभाव डालते हैं। अगला टॉपिक अपना फैक्टर्स विच अफेक्ट इवेपोरेशन, मतलब ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो प्रभाव डालते हैं इवेपोरेशन, यानी उनकी वजह से या तो इवेपोरेशन जल्दी होगी या लेट होगी। तो ऐसे कौन कौन से प्रभाव हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो आपको याद रखना है, पहला है नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड। तो इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई दो लिक्विड लिए हमने, एक साइड में हम लिक्विड ले रहे हैं वाटर, और एक साइड में हमने ले लिया स्पिरिट। इसमें लिक्विड लिया है, ये स्पिरिट है, या आप मान लो पेट्रोल ले लिया हमने, ठीक है भाई। हमने क्या किया, कोई कपड़ा लिया, ये मान लो कोई क्लॉथ पीस है, ये इसमें हमने लिया है क्लॉथ पीस, और दोनों क्लॉथ पीस को हमने इसमें डुबोया, एक को तो वाटर में और एक को पेट्रोल में। तो आप क्या पाओगे कि जो पानी वाला जिसमें हमने पानी में डुबोया था कपड़े को, तो उसमें क्या है कि उसको सूखने में टाइम लगेगा, लेकिन पेट्रोल वाला जल्दी जल्दी सूख जाएगा, क्योंकि इसके अंदर इवेपोरेशन थोड़ा सा फास्ट होगा। यानी नेचर का मतलब क्या होता है, उसका स्वभाव, उसकी प्रकृति कैसी है। तो लिक्विड जो हम ले रहे हैं, एक हमने पानी लिया और एक हमने पेट्रोल लिया, तो दोनों का जो नेचर है वो अलग अलग है, दोनों की प्रकृति अलग अलग है। ये ज़्यादा वोलेटाइल है, ठीक है। इस वजह से क्या होगा, ये फटाफट से सूख जाता है इसमें, और इसमें थोड़ा टाइम लगता है, ये रीज़न था, ठीक है। तो नेचर ऑफ लिक्विड ये एक फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर अगर अपन बात करें, सेकंड फैक्टर सरफेस एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। सरफेस एरिया मतलब सतह का जो क्षेत्रफल है। जैसे मान लो ये मेरे पास कोई पेपर है, तो जितना मैं इसको फोल्ड कर रहा हूँ उससे इससे क्या हो रहा है, इसकी जो सरफेस है वो कम होती जा रही है। देखो अब और कम हो गई, अब और कम हो गई, यानी सरफेस एरिया छोटा होता जा रहा है। तो क्या है, जैसे मान लो ये पेपर है, इस पेपर को अगर मैं पानी में भिगो देता हूँ, तो एक तो मैं इसको कैसे सुखाऊँ, खोल के, और एक इसको मैं फोल्ड करके सुखाऊँ। तो फोल्ड होने वाला जो है वो थोड़ा टाइम ज़्यादा लेता है। यानी आप कपड़े के ऊपर आ जाओ, आपने देखा होगा कि कपड़े को हम फैला के सुखाते हैं, इस तरीके सुखाते हैं फैला के। इसका रीज़न क्या है, फैला के सुखाना इसलिए क्योंकि भाई उससे कपड़े का जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। एक तो कपड़े को अगर अपन ने रिंग करके निचोड़ कर, ठीक है, और ऐसे ही लटका दिया क्लॉथ लाइन के ऊपर, तो होगा क्या, वो टाइम लेगा क्योंकि उसमें इवेपोरेशन प्रोसेस कम हो जाएगी। लेकिन अगर उस कपड़े को हम खोल के सुखाते हैं, मतलब बिल्कुल फैला के सुखाते हैं, तो उससे होगा क्या, उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। यानी अगर सरफेस एरिया किसी भी मैटर का बढ़ता है, इंक्रीज होता है, यानी एरो सिंबल बता रहा है कि ऊपर बढ़ता है, तो आप पाओगे कि जो इवेपोरेशन प्रोसेस है ये प्रोसेस भी बढ़ेगी। अभी मैं आपको बता रहा था नेचर ऑफ लिक्विड में कि भाई लिक्विड अगर अपन अलग अलग नेचर का लेते हैं तो इवेपोरेशन भी बढ़ता है। अगर सेम नेचर का लेते हैं तो इवेपोरेशन इक्वल रहेगा, अलग अलग नेचर का लेंगे तो या तो बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया कि सरफेस एरिया, अगर आपने सरफेस एरिया बढ़ाया, इंक्रीज़ किया, तो इवेपोरेशन भी बढ़ेगा, जल्दी होगा, ठीक है। अभी हमने कपड़े का एग्जांपल लिया कि भाई कपड़े को फोल्ड करके सुखाते हैं तो टाइम लेता है, और अगर उसको फैला के सुखाएंगे तो जल्दी सूखेगा, ठीक है। दूसरी बात कर रहा हूँ मैं, अगर ये हम कम कर देते हैं तो ये भी कम हो जाएगा। यानी
अगर सरफेस एरिया कम कर देते हैं तो इवेपोरेशन प्रोसेस भी कम हो जाएगी। तीसरा मैं फैक्टर की बात करता हूँ, 2 फैक्टर हो चुके हैं अपने। थर्ड फैक्टर है ह्यूमिडिटी, मतलब आर्द्रता, जिसको आप बोल सकते हो नमी। ह्यूमिडिटी क्या है? वाटर अमाउंट प्रेजेंट इन एयर। भाई हवा के अंदर जो वाटर की अमाउंट प्रेजेंट है उसको अपन क्या बोलेंगे? ह्यूमिडिटी। तो जैसे आपने देखा होगा कि रेनी सीजन में हम बात करते हैं किसी कपड़े को सुखाने की, तो आपने देखा होगा कि रेनी सीजन के अंदर कपड़े जल्दी नहीं सूखते हैं, या जैसे धुंध वगैरह जले सर्दियों के टाइम पे तो भी ऐसा होता है कि कपड़े जल्दी नहीं सूखते हैं। तो क्या उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है कि हवा के अंदर क्या है? नमी है, और नमी है तो इसका मतलब क्या होगा? जो कपड़ा हमने सुखाया है वो जल्दी नहीं सूखेगा, क्योंकि जब हवा उससे टकराएंगी तो उसमें नमी है, तो पहले से ही कपड़ा भीगा हुआ है और नमी जब उसके अंदर टकराएंगी तो वो भी उसमें एंटर हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है? कपड़ा भीगा ही रहेगा, जल्दी से सूखेगा नहीं, वो टाइम लेगा एक। ठीक है, अगर उसी कपड़े को हम अब जैसे कितनी गर्मी चल रही है इस टाइम पे अगर सुखाया जाए तो वो बहुत जल्दी सूख जाएगा। रीज़न क्या है? कि हवा में जो नमी है वो बिल्कुल नहीं है, ना के बराबर है, क्योंकि बिल्कुल शुष्क हवाएं चल रही हैं, और शुष्क हवाएं यानी सूखी हवाएं हैं तो कपड़े के अंदर जो नमी है उसको वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे और कपड़ा जल्दी सूख जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती है यानी नमी बढ़े तो इवेपोरेशन प्रोसेस जो है वो घटेगी, उल्टा होगा, ध्यान रखना यहाँ पे, क्योंकि नमी जितनी ज़्यादा होगी हवा के अंदर वाटर मॉलिक्यूल जितने ज़्यादा होंगे, सोच के देखो आप, उतना ही इवेपोरेशन प्रोसेस धीमी हो जाएगी, और जितना ह्यूमिडिटी कम होगी ये प्रोसेस बढ़ जाएगी। ठीक है भाई, अगला है फैक्टर, नेक्स्ट फैक्टर की अपन बात करें, फोर्थ फैक्टर, तो वो फैक्टर है विंड स्पीड। मतलब हवा की जो गति है वो, आपने देखा होगा कि हम कपड़े अगर बाहर सुखाते हैं जहाँ हवा अगर नहीं चल रही हो, और एक हम पंखे के सामने सुखाते हैं, तो देखो पंखे के सामने कपड़ा जल्दी सूख जाता है, क्योंकि हवा की जो स्पीड है वो अपने साथ क्या ले जाती है? वाटर मॉलिक्यूल्स को उड़ाकर ले जाती है। इसलिए इसका मतलब क्या है कि विंड स्पीड जितनी ज़्यादा होगी कपड़ा उतनी ही जल्दी सूखेगा। इसका मतलब क्या हो गया? इवेपोरेशन उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, यानी विंड स्पीड जितनी ज़्यादा होगी इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा, विंड स्पीड जितनी लो होगी इवेपोरेशन कम होगा। ठीक है, ये भी एक नया फैक्टर था। उसके बाद अगर अपन बात करें अगला फैक्टर, तो हमारे पास है नेक्स्ट फैक्टर टेम्परेचर। तो ये तो आप जानते हो भाई, जितनी ज़्यादा धूप होगी, टेम्परेचर यानी तापमान जितना बढ़ेगा, सीधी सी बात है, कपड़ा उतने जल्दी ही सूखेगा, यानी इसका मतलब क्या होगा? इवेपोरेशन उतनी ही ज़्यादा होगी। तो एक कपड़ा सूख रहा है, इसका मतलब मैं इवेपोरेशन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि नमी जितनी उड़ेगी यानी उसके अंदर जो वाटर है वो जितना जल्दी उड़ेगा उतनी ही इवेपोरेशन ज़्यादा होगी। इसका मतलब आप ये अंदाज़ा लगाओ कि तापमान जितना बढ़ा कपड़ा उतनी ही जल्दी सूखेगा, तो इवेपोरेशन उतनी ही ज़्यादा हुई होगी। इसका मतलब ये जितनी धीमी होगी इसका मतलब वो उतना ही लेट सूखेगा। तो इवेपोरेशन डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे भी। जैसे अपन सर्दियों की बात करें तो सर्दियों में कपड़ा लेट सूखता है और गर्मियों में बहुत जल्दी सूख जाता है। तो इसका रीज़न यही है कि गर्मियों के अंदर तापमान की वजह से क्या होता है? इवेपोरेशन बढ़ता है। ठीक है भाई, तो ये हमने इसके फैक्टर्स के बारे में बात किया कि इवेपोरेशन क्या है और इसको कौन कौन से फैक्टर जो प्रभावित करते हैं। इसके बाद जो पॉइंट रहे हैं वो हम करेंगे अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि इन पॉइंट्स को बड़े ही शॉर्ट टाइप में अपनी लैंग्वेज में लिखना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।